हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 4। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझाने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब शायद सबसे ज़्यादा जिसमें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई कैसे जाए। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेटा साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग अ वर्ड प्रॉब्लम और इन वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो मैंने इसको बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया ताकि मैं आपके साथ हर कैटेगरी की वर्ड प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर सकूं, है ना। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं जो कि प्रॉब्लम्स होंगी नंबर्स के ऊपर बेस्ड। द टाइप 1 इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत में इसने क्या बोला है। यहां इसने कहा है द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 3। मतलब उसने कहा कि दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। मतलब आप चाहें तो कह सकते हैं कि सर एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर x प्लस 3 होगा। कह सकते हैं सर? यस सर। फर्स्ट नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 3 होगा। साथ ही साथ उसने कहा कि जो प्रोडक्ट है वो 504 के बराबर है। प्रोडक्ट जो है वो 504 के बराबर है। मतलब x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से जब किया जाए तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 504 के बराबर। तो इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे कि हमारी जो इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाएगी। अब देखिए x का x के साथ मल्टीप्लाई किया सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हमारा आज मेन टारगेट जो होगा, मेन टास्क जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के ऊपर होगा। अब आप इसको चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, आप चाहें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करें। आप जिस भी अप्रोच से सॉल्व करना चाहें आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आज सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। एक बार फिर से इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और सोचें कि क्या जो मैंने बात बोली वो आपको समझ में आई। डिफरेंस ऑफ द टू नंबर 3 है। मतलब अगर एक नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर को मैंने x प्लस 3 मान लिया। साथ ही साथ उसने मुझे कहा कि जो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए बेटा? 504 के बराबर। मतलब x और x प्लस 3 का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 504 और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी मेरा टारगेट क्वेश्चंस इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं, अभी मेरा मेन टारगेट होगा आपको इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करवाना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एजेस, है ना। मतलब जो मेनली अगर आप देखेंगे पूरी एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है मैंने उनको कैटेगराइज कर दिया है ताकि हम हर तरह की प्रॉब्लम के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बेस्ड ऑन द एजेस। तो इसने कहा 7 years ago, 7 साल पहले। मतलब पहले से दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई मैं अपनी प्रेजेंट एज से 7 माइनस करने वाला हूं। वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ द स्वातिज एज। स्वाति की एज के स्क्वायर से 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि जो भी स्वाति की एज अपन मानेंगे उसके स्क्वायर से 5 टाइम्स किसकी एज होगी? वरुण की एज होगी। ऐसा कुछ उन्होंने इक्वेशन के फॉर्मेट में हमें देने की कोशिश करी है ना। अभी अपन आएंगे एक्स और वाई के टर्म्स में, बट पहले हम इक्वेशन से मैथमेटिकल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करें। तो वरुण की एज 5 गुना है, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्वातिज एज। स्वाति की एज के स्क्वायर के 5 टाइम्स है वरुण की एज। लेकिन ये सब बातें कब हो रही हैं बेटा? ये सब बातें हो रही है 7 साल पहले। ये सब बातें हो रही हैं 7 साल पहले की बातें। ठीक है, 3 साल बाद की बात बोला उसने। 3 साल बाद मतलब आप कहीं ना कहीं +3 करने वाले हैं अपनी प्रेजेंट एज के साथ में। तो स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ द वरुण एज। उसने कहा स्वाति की जो एज होगी वो 2/5 होगी वरुण की एज के साथ में। तो अब आपको बताना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। मैं ऐसा मान लेता हूं यहां पर कि 7 साल पहले, मैं ऐसा मान लेता हूं यहां पर कि 7 साल पहले जो स्वाति की एज थी वो x थी, है ना। मैं यहां पर लिख रहा हूं 7 years ago। मतलब आज की प्रेजेंट डेट पे हम बात कर रहे हैं। तो 7 साल पहले जो स्वाति की एज थी उसको मैंने x मान लिया। स्वाति की एज अगर x हो गई तो वरुण की एज कितनी हो गई बेटा? 5x²। लेकिन ध्यान रखिएगा 7 साल पहले की बात चल रही है। ठीक है, मतलब अगर मैं अपनी प्रेजेंट एज के बारे में बात करूं, अगर मैं अपनी प्रेजेंट एज के बारे में बात करूं तो स्वाति की जो एज होगी वो x प्लस 7 होगी और वरुण की जो एज होगी वो 5x² प्लस 7 होगी। ये आपकी प्रेजेंट एज के बारे में बात है। और साथ ही साथ उन्होंने हमें एक बात और बोली कि
3 years hence, है ना, 3 साल बाद, तो स्वाति की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, x+10 हो जाएगी। वरुण की एज कितनी हो जाएगी, 5x² + 10 हो जाएगी। वो भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, स्वाति भी 3 साल बड़ी हो गई है। और इनके बीच का एक रिलेशन दिया है कि स्वाति की एज जो है वो 2/5 है वरुण की एज के कंपेयर में। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर आप कहीं पर भी उलझे तो मैं कहूंगा कि वीडियो को वापस से थोड़ा सा रिवाइंड करें, पॉज करें, समझें उस बात को। 7 साल पहले वरुण की एज 5 गुना थी स्वाति की एज के, तो मैंने कहा कि 7 साल पहले स्वाति की एज को x मान लिया, तो वरुण की जो एज थी 7 साल पहले वो 5x² के बराबर हो गई। फिर मैंने क्या किया, 3-3 साल दोनों की एज में बढ़ा दिया, दोनों की एज में 3-3 साल बढ़ाए। और फिर जो एक और रिलेशन दिया था कि स्वाति की एज जो होगी वो 2/5 होगी वरुण की एज के कंपेयर में, तो मैंने वो रिलेशन यहां पर यूज किया और उस रिलेशन से मैं यहां पर पहुंचा हूं। अब इसके बाद बहुत आसान सा है, एक बहुत इजी सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, तो इस 5 को यहाँ से हटा के 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फाइनल वाली लिख देता हूँ आपके लिए कि ये 10x² + 20 और यहाँ से 50 उधर जाएगा तो माइनस में 30 और साथ ही साथ 5x भी उधर जाएगा तो माइनस का 5x = 0। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 10x² - 5x - 30 = 0। एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम, अगर आप ये समझ पाए तो मान के चलिएगा बेटा कि एनसीईआरटी का हर प्रॉब्लम जो एजेस के ऊपर बेस्ड है वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक और ऑप्शन उठाते हैं, एक और तरह का टाइप उठाते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, है ना। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी काम की चीज़ है ना। हर जगह पर आपको काम आने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे और अभी जो हम करने वाले ये भी सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कि जब एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या जब कभी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर जगह पर यूज आएगी बेटा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा, तो इसको बहुत अच्छे से सीखना है। चलिए थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं साथ में। इसने कहा द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल। चलो पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और मैं बेटा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं ना तो मुझे याद आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम कि वो कहती p² + b² = h², है ना। शायद आपको भी ये इक्वेशन याद आ जाती होगी। चलिए अपन बात करते हैं। इसने कहा कि लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एक्सीड द लेंथ ऑफ बेस बाय 2 सेंटीमीटर। मतलब अगर बेस x का होता तो हाइपोटेन्यूज x+2 की होती, एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड, जो भी लेंथ होगी यहाँ पर अल्टीट्यूड की, मैं अल्टीट्यूड की लेंथ को भी अगर a मान लूँ तो उनका कहना ये बन रहा है कि लेंथ ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, मतलब twice the length of the altitude + 1 is equals to what? x+2। ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए उसने क्या कहा आपसे, जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो आपकी एल्टीट्यूड के डबल से 1 ज़्यादा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो 2a की जो वैल्यू है वो x+1 के बराबर है, मतलब a की वैल्यू आपकी x+1/2 के बराबर है। मतलब आपका जो अल्टीट्यूड है वो x+1/2 के बराबर आ चुका है। और अगर आपकी परपेंडिकुलर आपका बेस और आपका हाइपोटेन्यूज आ गया है तो सोच के देखिए दोस्तों कि कितना आसान सा हो गया। अब हम बस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, दैट इज x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल्स टू x+2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस आप इसको सिंप्लीफाई करें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने होगी, और बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो बस उसके रूट्स निकाल लेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। मेन था इस इक्वेशन तक पहुंच पाना, मेन है इस जगह तक पहुंच पाना बेटा, है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को वहीं पॉज करें, फिर से एक और बार सुने, है ना, फिर से रिवाइंड करके एक और बार सुने, शायद आपको क्लियर हो जाए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती तो मैंने आपको हमेशा से कहा है बेटा कि प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करें कमेंट बॉक्स में जाके, या मेरे मेल ID पर जाकर के आप मुझे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सॉल्यूशंस या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकूँ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, दैट इज टाइप 4 प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन perimeter and area, problems based on perimeter or area।
इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? अब बात कर रहे हैं, देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी कॉलोनी के एक मान लीजिए नेता हैं, है ना, और आपसे बोला गया है कि भैया इस तरह का हमें एक पार्क डिजाइन करवाना है, तो आप किसी कॉलोनाइजर के पास गए और बात करी कि क्या ऐसा बनाया जा सकता है, क्या ऐसा बनाया जा सकता है। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे पास जो जगह है वो पेरीमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर के आसपास का है, और जो एरिया हमें रिक्वायर्ड है सर वो 400 मीटर स्क्वायर का चाहिए। तो अगर ऐसा हो सकता है तो सर बताइए ना कि लेंथ और विड्थ क्या रखूं और किस तरीके से इस तरह का एक गार्डन बना दूं अपनी सोसाइटी के बच्चों के लिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ऑब्वियस सी बात है यही होता है, अगर लेंथ x है विड्थ y है तो पेरीमीटर होगा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, साथ ही एरिया होता है x इंटू वाई। मैंने यहां पर लिखा x इंटू वाई की वैल्यू 400 के बराबर, और मैंने लिखा x प्लस वाई की वैल्यू 40 के बराबर। यहां से मैंने सबसे पहले y की वैल्यू निकाली, वो जो y आया मेरा वो आया 40 माइनस एक्स के बराबर, और उस y को मैंने यहां पर पुट किया तो इट इज x टाइम्स ऑफ 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400, या मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 40x माइनस एक्स minus 400 equals to 0. This is your required quadratic equation. को सॉल्व करते ही आप आपके लेंथ और विड्थ तक पहुंच जाएंगे। आपको चेक करना होगा कि अगर इसकी d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि इसके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब सर इस तरह का गार्डन नहीं बना पाएंगे। और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है तो आप बिल्कुल इसके एग्जैक्ट आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। चलिए आते हैं टाइप 5th प्रॉब्लम के ऊपर। यहां बात करेंगे हम इस टाइम और डिस्टेंस के बारे में, मतलब स्पीड वगैरह आने वाली, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं 9th क्लास की फिजिक्स से भी जुड़ा हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अगर आप रिलेट करना चाहें तो, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आपको इतनी सी बात बस इसमें पता होना चाहिए कि सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बस काफ़ी होगा अगर आपको इतना भी पता है तो। अब देखिए उसने क्या बोला कि एक ट्रेन है, इट ट्रेवल्स a 360 kilometer distance at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. सेम जर्नी के लिए 1 घंटा कम लगेगा। मान लेता हूं कि ट्रेन की स्पीड x थी और जो उसको टाइम लग रहा था वो y लग रहा था, तो स्पीड को 5 से बढ़ा देने पर जो टाइम हो गया वो 1 कम हो गया है। टाइम जो है वो 1 घंटे से कम हो गया है। ठीक है, अब आप समझते हैं डिस्टेंस जो होता है वो सर स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। स्पीड जो है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर है। तो स्पीड मतलब x की वैल्यू यहाँ पर होगी 360 अपॉन y के बराबर, और एक और जो आप इक्वेशन बनाएंगे स्पीड की वो 360 अपॉन y माइनस 1 के बराबर। बिल्कुल यहाँ पर टाइम y माइनस 1 है, डिस्टेंस तो अभी भी आपका सेम ही है, उसमें तो कोई चेंजेस आए नहीं है। अब आप यहां से या तो y की वैल्यू निकाल लीजिए या x की वैल्यू निकाल लीजिए और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब आपकी इक्वेशन बनती हुई दिख रही है x प्लस 5 इज इक्वल 360 डिवाइडेड बाय 360 अपॉन x माइनस 1। ये आपकी एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। बस अब आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे ही आप रूट्स निकालेंगे तो आप आपके आंसर तक पहुंच पाएंगे। जस्ट ट्राई टू फोकस। मेरा मेन फोकस है आप इक्वेशंस बना पाएं, आप उसको फॉर्मुलेट कर पाएं, है ना। मेन हमारा भी फोकस वहीं पर है। तो आप देखिए हमने किस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम को डील किया। अब बस आपको ये वाला जो डिनोमिनेटर का पोर्शन दिख रहा है इसको आपको x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो बात करते हैं टाइप 6 प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। यहां पर आपसे कहा है बेटा कि 2 नल आपने लगाए हैं, 2 टैप आपने लगाए हैं एक टैंक को फिल करने के लिए, जिसने दोनों ने मिलकर के जो आपका टाइम लिया वो 9/3/8 आवर्स लिया। 9/3/8 आवर्स को आप कह सकते हैं 75/8 आवर्स। 75/8 आवर्स में आपका पूरा टैंक फिल हो रहा है। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब अगर छोटा वाला जो डायमीटर वाला है वो अगर x आवर्स लेता है तो जो बड़े डायमीटर वाला है वो उससे 10 घंटे कम लेता है। आप उसको x - 10 ले सकते हैं।
ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको x+10 और x भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नेगेटिव साइन नहीं चाहिए तो आप पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। उसने कहा फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब आपको बताना है कि ये x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। मतलब आपको एक बात यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि अगर आपको किसी ने टोटल टाइम दिया है, अगर आप किसी ने टोटल टाइम दिया है कि आप x आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर सकते हो, तो जो रेट होगा फिल करने का, वो कितना होगा 1/x होगा। हमेशा टाइम का रेसिप्रोकल होता है आपका रेट। तो यहाँ पर दोनों जब टैप साथ में चले तो एक ने x से फिल किया, दूसरे ने x-10 से फिल किया, और दोनों ने मिलकर के जो फिल किया वो 75/8 आवर्स में पूरा टैंक फिल हो गया। मतलब उसका अगर रेट देखा जाए दोनों का मिला के तो इट इज व्हाट 8/75। जैसा मैंने आपको कहा कि रेट निकालने में आपको हमेशा टाइम का रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है, तो आप यहां तक पहुंच गए। अब तो बहुत आसान सा हो गया बेटा, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है। एलसीएम लिया, x मल्टीप्लाई बाय x-10, यहाँ पर x-10 प्लस x हुआ इज इक्वल्स टू 8/75 हुआ। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो आई होप कि आप मेरे साथ फॉर्मुलेट करना सीखे होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। वर्ड प्रॉब्लम अगर आप फॉर्मुलेट करना सीख गए तो मैंने अपने शुरू के 3 लेक्चर्स में आपको सॉल्व कैसे किया जाता है बाय फैक्टराइजेशन, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो मैंने आपको पूरा सिखाया है। आप उनकी मदद से इन इक्वेशंस को सॉल्व करें और अपने आंसर्स निकालें। कभी भी कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कोई अगर क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको इशू आ रहा है। ठीक है, तो नाउ इट्स अवर असाइनमेंट टाइम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आखिरी में तो एनालाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जैसा भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। ये 4 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं ना। मान के चले दोस्तों कि अगर आज का वीडियो लेक्चर अगर आपने बहुत ध्यान से समझा तो आप मान के चले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे फाइनल एग्जाम में नहीं बनेगा। ये एग्जाम जो है वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो बहुत ध्यान रखें, स्टेप्स बाय स्टेप सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश करें। एक और लेक्चर मेरा आने वाला है इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के प्रॉब्लम, लास्ट ईयर के प्रॉब्लम, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो 2022 में आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस, कनेक्ट रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, और इन असाइनमेंट के आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। नमस्ते दोस्तों।